नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी में। आज हम कक्षा 5 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक दीपमणिका के अध्याय 2 अकारांत पुल्लिंग शब्दः का पाठन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, संस्कृत में शब्दों को उनके अंतिम स्वर के आधार पर भी जाना जाता है। यदि किसी शब्द का अंतिम स्वर अ है तो उसे हम अकारांत शब्द कहेंगे। याद आया, हमने पढ़ा था आ मात्रा पर अगर शब्द खत्म हो रहा है तो वो आकारांत। छोटी ई जैसे कि विधि तो ये इकारांत हुआ। अगर नदी बड़ी ई की मात्रा है ये ईकारांत हुआ। तो ऐसे ही वे शब्द जो अ स्वर पर समाप्त होते हैं उन्हें हम अकारांत शब्द कहेंगे। और पुल्लिंग शब्दः अर्थात वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराएं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो इस पाठ में हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग, देखो यहाँ पर आपको लिंग का बोध कराया जा रहा है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराएं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। और ऐसे शब्द जिनमें लिंग का कोई महत्व नहीं है उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, संस्कृत में इसे बालह कहेंगे। क्या कहेंगे? बालह। लड़की है तो बाला। यहाँ पर देखो अंतिम स्वर अ और विसर्गे हैं। यहाँ पर अंतिम स्वर आ है तो ये हुआ अकारांत, ये हुआ आकारांत। और ये फलम, यहाँ पे लास्ट में हलंत है तो ये हलंत शब्द हुआ। फलों का कोई लिंग महत्व नहीं करता। फल ना तो स्त्रीलिंग में होंगे ना पुल्लिंग में होंगे, तो इन्हें हम नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है। जो शब्द पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं तथा जिनके अंत में अ स्वर आता है वे अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। पहली कंडीशन कि वो शब्द पुल्लिंग हो, यानी कि पुरुष जाति का बोध कराए। उस पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द के अंत में अ स्वर आए तो उसे हम अकारांत पुल्लिंग शब्द कहेंगे। अच्छा देखो, संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सीखिए आपने एक और नई चीज। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि संस्कृत पढ़ते समय आप बहुत इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हमारे हिंदी में और इंग्लिश में सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। लेकिन संस्कृत एज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इसमें ज़्यादा गहराई है। तो यहाँ पर 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन यानी कि 2 लोगों की बात होगी वहाँ पर द्विवचन आएगा। देन बहुवचन यानी कि जहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात हो। तो जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वहाँ के अगर हम वचन बनाएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो कैसे बनाएंगे इसका एक निश्चित पैटर्न है जो आपको ध्यान रखना होगा। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। बालह, बालौ, बालः। बालह यहाँ पर अ की मात्रा और विसर्गे हैं। बालौ 2 लड़कों की बात हो रही है तो यहाँ पर औ मात्रा, औ की मात्रा जोड़ दी जा रही है। यहाँ पर बहुवचन बहुत सारे लड़के, बालाह आ की मात्रा लगाकर और विसर्गे। अब आप कहेंगे कि मैम ऊपर हमने बाला स्त्रीलिंग के लिए ये शब्द प्रयोग किया था, यहाँ पर हम लड़कों को बालाह क्यों कह रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक लड़की को बाला कहा गया है, यहाँ पर अनेक लड़कों को बालाह, आ की मात्रा और विसर्गे। यहाँ पर कोई विसर्ग नहीं है, बिना विसर्ग का शब्द है ये। और यहाँ पर हमें इसे बहुवचन बनाने के लिए बालाह। ठीक है। अब ये देखिए अश्वः, इसे हम संस्कृत में घोड़े को क्या कहते हैं? अश्व। अश्वः, अश्वौ 2 घोड़े हैं, अश्वौ औ की मात्रा ऐड कर देंगे, अश्वः आ की मात्रा और विसर्ग ऐड कर देंगे। इजी है। सेम पैटर्न पर आप सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ते चलेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेरी बातें सुनेंगे, खुद से स्टडी करेंगे, आपको हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। संस्कृत श्रेष्ठतम भाषाओं में सबसे टॉप पर है। ओके, तो इतनी अच्छी लैंग्वेज पढ़ने का अगर आपको मौका मिल रहा है तो बहुत मन लगाकर, बहुत खुशी के साथ इसे सीखने का प्रयास कीजिए। एक वचन जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। देखो अश्वः, यही मैंने आपको बताया था। जिससे 2 का बोध हो कि भाई इनकी संख्या 2 है तो हम द्विवचन कह देंगे, अश्वौ, औ की मात्रा ऐड कर दी हमने। बहुवचन जिससे 3 या 3 से ज़्यादा का बोध हो। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम 3 है तो त्रिवचन कर दे, नहीं, 2 से अधिक होते ही हम उसे बहुवचन कह देंगे। ठीक है। जिससे 3 या 3 से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अश्वः, देखो यही मैंने आपको बताया था, अश्वः, अश्वौ, अश्वः। अब बताओ इजी है ना? चलो हम और अधिक अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 कॉलम बना दिए गए हैं बच्चों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में कैसे लिखा हुआ है? एक वचनम, द्विवचनम,
बहुवचनम। क्लियर? चलो, नरह। अब आप कहेंगे कि ये अकारांत कैसे हुआ, तो अब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। न जमा अ, र जमा अ, अंतिम स्वर क्या आया? अ। तो ये हमारा अकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ। तो क्या रूल है? एक वचन में हमें सिर्फ विसर्ग ऐड करनी है, नरह। जब दो मनुष्यों की बात हो रही है तो औ की मात्रा ऐड करनी है, नरौ। और जब बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, नरहा, आ की मात्रा और विसर्गे। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। ये कौन है? कृषक। कृषक मतलब किसान। कृषक भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब ये आपका होमवर्क है। कृषक, नर, नर का तो मैंने आपको वर्ण विच्छेद करके दिखा दिया, लेकिन कृषक, सैनिक और श्रमिक, आगे जितने भी एक वचन के शब्द आ रहे हैं, इन सब का वर्ण विच्छेद आप अपनी अपनी रफ कॉपीज में करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्यों हम इन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कह रहे हैं। अंत में अ का स्वर आ रहा है, कृषक। का नहीं बोला हमने, की नहीं बोला, हमने बोला कृषक। ठीक है? तो एक वचन में एक किसान हुआ तो कृषकः, दो किसान हुए तो औ की मात्रा ऐड कर देनी है, कृषकौ, और बहुत सारे किसान हैं तो आ की मात्रा और विसर्ग ऐड करके हमारा नया शब्द क्या बनेगा? कृषकः। नरः नरौ नरः, कृषकः कृषकौ कृषकः। ऐसे ही आगे सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः। अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, तो हमारे देश की रक्षा कौन कर रहे हैं? हमारे वीर बहादुर सैनिक, जो अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवारों की परवाह किए बिना देश की सीमा पर खड़े होकर हमारे लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने जान तक, अपने प्राणों तक का न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। ऐसे वीर सैनिकों को हम सब की तरफ से शत शत नमन, दिल से सलाम। हम सब आपके आभारी हैं। तो एक सैनिक है, सैनिकः। दो सैनिक हुए, सैनिकौ। अनेक सैनिक हुए, सैनिकाः। ठीक है? पैटर्न वही है, तरीका वही है। एक वचन में हमें सिर्फ विसर्ग ऐड करनी है, दो वचन में हमें औ की मात्रा लगानी है, बहुवचन में हमें आ की मात्रा और विसर्गे लगा देनी है। सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः। श्रमिकः, मजदूर जो मेहनत करता है, श्रम करता है, उसे हम श्रमिक कहेंगे। अकारांत हुआ, अकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ, तो श्रमिकः श्रमिकौ श्रमिकाः, श्रमिकः श्रमिकौ श्रमिकाः। ओके, इजी है, पैटर्न सेम ही है, बस आपको शब्द का बोध करना है कि ये दोनों कंडीशंस अप्लाइड हो रही हैं, कि शब्द अकारांत भी हो और पुरुष जाति का बोध कराने वाला पुल्लिंग शब्द भी हो, तो हम इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन उनके आसानी से बना सकते हैं। अब देखो, आपके लिए संस्कृत के नए नए शब्द सीखने का कितना ज़बरदस्त मौका है। आप अपनी बुक को अगर अपना दोस्त बना लेंगे तो ये आपको हर विषय में प्रवीण बनाती चली जाएगी। तो देखो, हिंदी में हम अभी तक पढ़ते आए हैं डाकिया, इंग्लिश में पढ़ते आए हैं पोस्टमैन, और संस्कृत में इन्हें हम क्या कहेंगे? पत्रवाहक। वाहक, अंत में कौन सा स्वर है? अ। पत्रवाहक। तो एक वचन के लिए पत्रवाहकः, पत्रवाहकौ, पत्रवाहकाः। अह, औ, अहा। सिंपल विसर्ग, औ की मात्रा, आ की मात्रा के साथ विसर्ग। ठीक है? ये शैतान कौन है भाई? मूषक। गणेश जी का वाहन सुना है ना, मूषक। संस्कृत में चूहे को मूषक ही कहते हैं। तो एक चूहा मूषकः, मूषकौ मूषकाः। अब यहाँ पर देखो, आपको मैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सिखा रही हूँ। अगर नेक्स्ट स्टेप में आप जब भी संस्कृत की कोई भी, मान लो, कहानी पढ़ रहे हैं या कोई पाठ पढ़ रहे हैं, वहाँ पर वर्ड आ गया मूषकौ, ठीक है, आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि भैया दो चूहों की बात हो रही है, दो शैतान चूहों की बात हो रही है। अगर शब्द आ जाता है मूषकः, तो यानी एक ही मूषक की बात हो रही है, और अगर शब्द आ गया मूषकाः, तो पूरी चूहों की फौज आ रही है। ये जान जाना आप पढ़ते के साथ ही। तो आप जितने मन लगाकर संस्कृत के नए नए शब्द सीखेंगे, नेक्स्ट लेवल होगा आपका संस्कृत के पाठ पढ़ना, संस्कृत की कहानियाँ पढ़ना। अगर आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आप पाठ पढ़ते समय उसका हिंदी अनुवाद अपने मन में खुद से कर लेंगे। इसीलिए आपको फर्स्ट लेवल पर ये बेसिक नॉलेज दी जा रही है। एक शेर सिंहः, दो शेर सिंगहो, अधिक शेर सिंगाः। ठीक है? ये कौन है? हाथी राजा। संस्कृत में हम इन्हें क्या कहते हैं? गज, गजराज। सुना है ना नाम? तो गजः एक हाथी, गजौ दो हाथी, और बहुत सारे हाथी हुए तो गजहा। ठीक है? ये कौन है भैया? टाइगर, है ना? बच्चे जल्दी से पहचान लेंगे, टाइगर। लेकिन संस्कृत में टाइगर को क्या कह रहे हैं? देखो, चित्रकः।
एक और नया शब्द आपकी डिक्शनरी में, आपकी वोकेबलरी में ऐड हो गया, चित्रक कहा जाता है। इसके शरीर पर ये जो धारियां होती हैं, इसके कारण संस्कृत में बाघ को, टाइगर को चित्रक कहा गया है। ठीक है, चित्रकः, चित्रकौ, चित्रकः। ये कौन है? भालू। भालू को संस्कृत में क्या कह रहे हैं? भल्लुकः। तो भल्लुकः, भल्लुकौ, भल्लुकाः। ये आप सबका सबसे फेवरेट पेट डॉग, संस्कृत में क्या कह रहे हैं इसे? कुक्कुर। तो कुक्कुरः, कुक्कुरौ, कुक्कुरः। जिसके पास एक पेट है, एक कुत्ता है, वो बोलेगा अपने घर में आज जाकर कि यह कुक्कुरः अस्ति, यानी यह एक कुत्ता है। जिसके पास 2 पेट्स हैं, वो कुक्कुरौ शब्द का प्रयोग करेंगे, और जिनके घर पे बहुत सारे डॉग्स हैं, वो कुक्कुरः शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। हमारा नेशनल बर्ड मोर, मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? मयूर। तो एक मोर है तो मयूरः, 2 मोर हुए मयूरौ, अधिक मोर हो गए मयूरः। आप लोगों में से किस किस ने रियल में मोरों को देखा है नाचते हुए, उनके सुंदर सुंदर पंख फैलाते हुए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब कबूतर, कबूतर को संस्कृत में क्या कहा? कपोत। क्या कहते हैं? कपोत। एक कपोत है तो कपोतः, 2 हुए तो कपोतौ। पैटर्न वही है, एक वचन में सिर्फ विसर्गें ऐड करनी है हमें, द्विवचन में औ की मात्रा जोड़नी है, और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग ऐड करनी है। आज तो आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छे से इंक्रीज होने वाली है, आपको इतने सारे नए शब्द सीखने को मिलेंगे। कौन है? तोता। पता है संस्कृत में तोते को क्या कहते हैं? शुक। क्या कहते हैं? शुक। तो ये है शुकः, शुकौ, शुकः। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे वेदों में एक ऋषि हुए हैं जिन्हें शुकदेव कहते हैं। आप अगर अपने पेरेंट्स से जान सके, या किसी भी ऐसे इंसान से जिन्हें हमारे वेदों के बारे में थोड़ा भी ज्ञान हो, तो उनसे पूछिएगा कि ऋषि शुकदेव कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ। चलो मैं ही बता देती हूँ। दरअसल एक तोते का बच्चा शिवजी के कैलाश पर्वत पर बाय मिस्टेक पहुंच गया। कैसे पहुंचा? बहुत लंबी कहानी है, लेकिन जो मेन बात है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। एक तोते का बच्चा कैलाश पर्वत पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। जब शिव जी पार्वती माँ को कोई बहुत गहरी बात बता रहे थे, ज्ञान की बात बता रहे थे, तो ना चाहते हुए भी उस तोते के कानों में वो इतने अमृत वचन जा रहे थे कि धीरे धीरे उसकी जो घायल अवस्था थी वो बहुत सही होती चली गई, और शिवजी के वचनों में इतनी ताकत थी कि उन्होंने एक इंसान के बच्चे का रूप ले लिया। तो शुक से वो बच्चा बना जो आगे चलकर बहुत महान ऋषि हुए, तो इसलिए उन्हें शुकदेव नाम रखा गया उनका। ओके। बहुत हमारे जो संस्कृत के ग्रंथ हैं बच्चों, उनमें बहुत 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 नॉलेज छिपी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ छिपी हुई हैं। आपको संस्कृत सिखाने का असली मकसद यही है कि आप उन सभी नॉलेज को अपने अंदर ग्रहण कर सकें, पढ़ सकें। ठीक है। तो चलो, एक तोता शुकः, 2 तोते शुकौ, और बहुत अधिक तोते शुकः। अब ये हमारे विष्णु भगवान की सवारी गरुड़, देखो बाहर तोते बोल रहे हैं आपको आवाज आ रही है? एक गरुड़ गरुड़ः, 2 गरुड़ गरुड़ौ, बहुत सारे गरुड़ हुए तो गरुड़ः। ये कौन है? पहचानो जरा। चलो, नाम तो पिकः दे रखा है, आप कह दोगे कि मैम पिक है ये, पिकः, लेकिन किस पक्षी के लिए पिकः वर्ड यूज किया गया है बताओ मुझे। नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ। कोयल को संस्कृत में पिकः कहते हैं। क्या कहते हैं? पिकः। एक कोयल पिकः, 2 कोयल पिकौ, बहुत सारी कोयल पिकः। आप कहेंगे कि कोयल तो स्त्रीलिंग हुई, क्यों भाई? कोयल में पुरुष जाति नहीं होती क्या? केवल फीमेल बर्ड होती है। तो पिकः, पिकौ, पिकः। ये क्या है? वृक्ष, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः। पौधा पादपः, पादप कहते हैं पौधे को संस्कृत में। पादपः, पादपौ, पादपः। दीज आर योर स्टार्स। एक स्टार मिला किसी को तो वो कहेगा कि मुझे तारकः मिला। जिसे 2 स्टार्स मिले वो कहेगा मुझे तारकौ, मेरे पास तारकौ। तो सुनते ही आप समझ जाना कि उसे 2 स्टार्स मिले हैं, और जिसे बहुत सारे स्टार्स मिले होंगे वो कहेगा तारकः। ठीक है। एक बादल मेघः, 2 बादल मेघौ, बहुत सारे बादल मेघः। आजकल तो वैसे भी बारिश का सीजन बना हुआ है, हर दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी बारिश आ ही रही है। तो बादल देखना आसमान में, एक बादल दिखे तो मेघः, 2 बादल दिखे तो मेघौ, और बहुत सारे बादल दिखे तो मेघः। अब ये आपका झरना, और इसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? निर्झर। तो शब्द क्या हुआ? निर्झरः, निर्झरौ, निर्झरः। अब गर्मियों का मौसम है,
सबके घर में घड़े से पानी पिया जा रहा होगा। देखो बच्चों, फ्रिज का पानी कंप्लीटली अवॉइड करना है, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो अगर आपके घर पर एक मिट्टी का घड़ा है तो उसे आप कहेंगे घटः। 2 घड़े हैं जैसे कि मेरे घर पर, तो हम कहेंगे घटौ। और बहुत सारे घड़े हैं तो घटः। ठीक है, आप देखते होंगे बस स्टैंड्स वगैरह पर बहुत सारे मिट्टी के घड़े रखे जाते हैं ताकि आने जाने वाले लोग गर्मी में पानी पी सके। बहुत अच्छा काम होता है ये, तो घटः। ठीक है, एक ग्लास है। अब देखो, एक और नया शब्द सीख रहे हैं आप। ग्लास को संस्कृत में चषक कहते हैं। क्या कहते हैं? चषक। तो एक गिलास है चषकः, 2 गिलास होंगे चषकौ, और बहुत सारे गिलास हैं तो चषकः। इजी एंड क्लियर। नए नए वर्ड्स भी सीख रहे हो और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को कैसे अलग अलग वचनों में अलग अलग रूप देना है वो भी सीख रहे हो। तो यहाँ पर आपको पीछे चित्रों की सहायता से समझाया गया था। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक वचन है तो सिर्फ विसर्ग का यूज करना, 2 वचन है तो औ की मात्रा यूज करना, बहुवचन है तो आ की मात्रा और विसर्ग यूज करना। इजी। देखो, अब आपके लिए पूरी लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है, मैं जल्दी जल्दी पढ़कर बता देती हूँ आपको। मृगः मृगौ मृगः, हिरन। वानरः वानरौ वानरः, बंदर। गर्दभः गर्दभौ गर्दभः, गधा। उष्ट्रः उष्ट्रौ उष्ट्रः, मतलब ऊँट की बात हो रही है। अजः अजौ अजः, क्या समझे? बकरे की बात हो रही है। भुजंगः भुजंगौ भुजंगः, सांप की बात हो रही है। बिडालः बिडालौ बिडालः, किसकी बात हो रही है? बिल्ली की। मत्स्यः मत्स्यौ मत्स्याः, मछली की बात। खगः खगौ खगः, पक्षी। हंसः हंसौ हंसः, ये तो आप समझ गए होंगे। बकः बकौ बकः, अब ये मत कहना कोई बकबक कर रहा है, बगुले की बात हो रही है। पर्वतः पर्वतौ पर्वतः, इजी। नृपः नृपौ नृपः, राजा की बात हो रही है। हस्तः हस्तौ हस्तः, हाथ की बात हो रही है। पादः पादौ पादः, आपके पैरों की बात हो रही है। कुछ भी गलत सोच के हंसना नहीं है, संस्कृत में पैरों को पाद कहते हैं, ठीक है, और पौधे को पादप कहते हैं। तो प्लीज़ डोंट लाफ, डोंट मेक सिली एंड स्टूपिड फेसेस। इट इज़ संस्कृत, और संस्कृत में आपको हर वर्ड का अर्थ आना चाहिए, तभी आप जब भी पाठ पढ़ेंगे तो सही अर्थ समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक क्लासेस हैं। 5th क्लास में आपको बहुत बेसिक चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं। आपको बहुत आराम से पढ़ना है, समझना है, याद करना है, ताकि जब आप हायर क्लासेस में जाएं तो आपकी संस्कृत टॉप क्लास की होनी चाहिए। ठीक है, और मेरे रहते हुए आपकी संस्कृत कमज़ोर हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं आपके लिए ऐसे ही संस्कृत के अगले चैप्टर्स के भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का प्यार, आप सभी का विश्वास मेरे लिए बहुत अनमोल है। तो अपना विश्वास बनाए रखिएगा और गुरुकुल लेगेसी को ऐसे ही ग्रो होने में हेल्प कीजिएगा। धन्यवाद। इट्स मी नीतू राठौर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।